हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक मोड्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता देने की विधियाँ। जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता देना प्रत्येक प्रकार की संस्था के लिए हितकारी माना गया है। आज हम प्रबंधकों को सहभागिता देने के लिए अगर बात करें तो अनेक उसकी विधियाँ हो सकती है। इस विधियों के अंतर्गत सामान्य सुझाव आमंत्रित करने से लेकर सर्वोच्च निर्णायक समिति तक में कर्मचारियों को सहभागिता दी जा सकती है। आज हम प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता देने के लिए कुछ तरीके या मोड्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले है सुझाव विधि, जिसे हम कहेंगे सजेशन मैटर और प्लान। कर्मचारियों को सहभागिता देने की अगर हम बात करें तो ये एक अत्यंत सामान्य विधि मानी गई है, क्योंकि इस विधि में कर्मचारियों द्वारा सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं संस्था में जब कर्मचारी नियुक्ता कार्य करते हैं तो नियुक्ता के साथ मिलकर कर्मचारी को कार्य करना होता है। तो इस संबंध में कार्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। इस हेतु संस्था में एक उपयुक्त संस्थानों पर एक निश्चित जगह पर एक सुझाव पेटिका की व्यवस्था कर दी जाती है। उस सुझाव पेटिका में जो भी कर्मचारी अपना सुझाव देना चाहे वो स्वेच्छा से लिखकर लिखित रूप में इस पेटी में डाल सकता है, और फिर एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उस पेटी को खोला जाता है और उसमें देखा जाता है कि कर्मचारियों ने क्या क्या सुझाव दिए हैं और क्या क्या सुझाव अमल में लाए जा सकते हैं। सुझावों को मानना या न मानना ये प्रबंधक पर निर्भर करता है। यदि कर्मचारी सुझाव संस्था के हित में सकारात्मक होते हैं, मानने योग्य होते हैं, तो उनके सुझाव को उपयोगी समझा जाता है, और जो सुझाव अनुपयोगी होते हैं, जिन्हें व्यवहारिक दृष्टि से नहीं अपनाया जा सकता, तो ऐसे सुझावों को छोड़ दिया जाता है। अतः जो सुझाव हमें मिल जाते हैं तो इन सुझावों के लिए एक समिति के सामने इन सुझावों को प्रस्तुत किया जाता है, और इन समिति जिन सुझावों को उपयोगी समझती है उन सुझावों पर क्रियान्वित करने की पहल लागू कर दी जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखिए तो कई संस्थाएं अच्छे व व्यवहारिक सुझाव देने वाले पुरस्कार भी देती है। ऐसा करने से कर्मचारियों की पहल की क्षमता बढ़ती है और वे सोच विचार कर अपने पूरे मनोबल का प्रयोग करते हुए, अपने मानसिक स्तर का उपयोग करते हुए अपनी संस्था के हित में सही सुझाव देने में सफल हो पाते हैं। यदि अगर हम देखें तो सुझाव विधि अनेक कारणों से संस्था के लिए लाभप्रद मानी जाती है। इसके कुछ लाभ इस प्रकार है जो हम देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये विधि कर्मचारी को मनोबल के साथ कार्य करने को प्रेरित करती है। दूसरी बात, कर्मचारी क्योंकि सुझाव देते हैं तो वो सोच समझ के पूर्ण विवेक का उपयोग करते हैं। इससे कर्मचारियों में पहलेपन की भावना का विकास होता है। तीसरी बात अगर हम देखें तो कर्मचारी जो सुझाव देते हैं वो संस्था की वर्तमान परिस्थितियों कार्यदशाओं को ध्यान में रखकर देते हैं, और इससे पूर्व वे कर्मचारी इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि वास्तव में उन सुझावों को पूरा करने की कितनी गुंजाइश है, या वर्तमान में संस्था में क्या समस्या है जिसके कारण सुझाव आपको दिए जाने चाहिए। तो वास्तविक स्थिति की तुलना करते हुए, इसको दृष्टि करते हुए कर्मचारी अपने सुझाव पेटिका में डालते हैं। इसी प्रकार देखिए तो इस विधि से कर्मचारियों में संस्था के प्रति अतूट की भावना का विकास भी होता है, क्योंकि कर्मचारी संस्था के हित में कार्य करना चाहेगा, और यदि संस्था को लाभ होगा तभी संस्था कर्मचारियों को अच्छी मजदूरी वेतन दशाएँ देने में सक्षम हो पाएगी। इस तरह से अगर हम देखें तो सुझाव विधि अनेक कारणों से भारतवर्ष में उपयोगी सिद्ध होती जा रही है। आज हम देखें तो टाटा, बिरला, डालमिया हिंद लीवर जैसी बड़े बड़े निगमों में सुझाव विधि को अपनाया जाने लगा है, क्योंकि इन सुझावों के द्वारा संस्था को कर्मचारियों के द्वारा अच्छे सुझाव प्राप्त हो जाते हैं, इन संस्था के लिए हितकारी सिद्ध होते हैं। तो ये थी हमारी सुझाव विधि जिसके द्वारा कर्मचारियों के सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। अब सेकंड मेथड अगर हम देखें तो वह है परिवेदना निवारण प्रक्रिया, जिसे हम कहेंगे द ग्रीवनेंस प्रोसीजर। तो प्रत्येक संस्था की अगर हम बात करें तो प्रत्येक संस्था अपनी संस्था में वर्कर्स को पार्टिसिपेशन देने के लिए परिवेदना निवारण प्रक्रिया का भी अपनाती है, क्योंकि जब कर्मचारी कार्य करता है तो कई बार वो असहज महसूस करता है, या उससे कोई शिकायत हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में
कर्मचारियों को सहभागी बनाते हुए कर्मचारी की परिवेदना को सुना जाएगा और उसकी परिवेदना को सुनने के लिए श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि संगठन के माध्यम से वह परिवेदना एक ग्रीवनेस उच्च प्रबंधक तक पहुंचाई जाएगी। उच्च प्रबंधक उस परिवेदना को निवारण की हर संभव प्रयास करेगा ताकि कर्मचारियों के स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या ना रहे और उनकी परिवेदना का पूर्ण तरीके से निवारण किया जा सके। तो इस तरह से ग्रीवनेस प्रोसीजर भी प्रबंध में श्रमिकों को अपनी बात प्रबंधक के सामने रखने का एक मौका देता है। अगला मोड अगर हम देखें तो वो है सामूहिक सौदेबाजी, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसा हम देख चुके हैं पहले भी, प्रबंध को सहभागिता देने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारी तथा संस्था के प्रतिनिधि आमने सामने मिलते हैं और सामूहिक रूप से किसी विचार या मुद्दे पर आपसी सहमति बनाते हैं। इस प्रकार की सामूहिक सौदेबाजी में किसी भी प्रकार की उग्रता नहीं होती है, बल्कि सामूहिक रूप से शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए एक समस्या का सकारात्मक सुझावात्मक हल निकाला जाता है, जो कि संस्था के हित में लागू होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सामूहिक सौदेबाजी भी एक अच्छा विकल्प माना गया है। अगला बिंदु है हमारा जॉइंट कंसल्टेशन, संयुक्त परामर्श। तो सहभागिता की इस विधि में अगर हम देखें तो कर्मचारियों तथा प्रबंधकों की संयुक्त समितियों का गठन किया जाता है, जो कि इन समितियों में दोनों ही समितियों के सदस्य मिलकर आपसी वार्ता करते हैं और अपना अपना पक्ष रखते हैं। इन समितियों की एक निश्चित समय में सभाएं या मीटिंग्स आयोजित की जाती है, जिसके ऊपर किसी एजेंडे पर बात की जाती है और इस एजेंडे में जो निर्णय लिया जाता है इस एजेंडे को प्रबंधकों के सामने रखा जाता है। ये समितियाँ सामान्य कार्य के घंटों, कर्मचारियों के लिए छुट्टियाँ, सुरक्षा उपाय तथा श्रम कल्याण जैसी योजनाओं के संबंध में विचार विमर्श करती है तथा इन समस्याओं या इन उससे संबंधित सूचना या जानकारी के ऊपर उच्च प्रबंधक से विचार विमर्श किया जाता है। तो संयुक्त परामर्श विधि भी एक प्रबंधक को सहभागी बनाने की अच्छी विधि कही जा सकती है। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आज अगर हम बात करें तो जब प्रबंधक कार्य करता है तो संस्था में संचालक मंडल का गठन भी होता है। तो अगर नियुक्ता चाहे तो संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व के रूप में भी वह श्रमिकों को वर्कर्स पार्टिसिपेशन सहभागी बना सकता है। संचालक मंडल में कर्मचारी संचालक की नियुक्त करके सर्वोच्च स्तर पर सहभागिता दी जा सकती है। इससे संस्था की नीतियों के निर्धारण में कर्मचारी महत्वपूर्ण निर्णयों के द्वारा अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह के संचालक मंडल में अगर हम सहभागिता की बात करें तो इसके लिए दो तरह के कर्मचारी सहभागी बनाए जा सकते हैं। पहला है सहभागीदारी या सह स्वामित्व द्वारा तथा सेकंड है श्रम संचालक पद के आरक्षण द्वारा। तो इन दोनों ही विधियों के द्वारा संचालक मंडल में कर्मचारी प्रतिनिधित्व कर सकता है और अपनी सहभागिता दर्ज करा सकता है, सहभागी बन सकता है। तो इस प्रकार का सहभागी देने से कर्मचारियों का मनोबल स्वतः ही बढ़ता है, उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो श्रमिक संगठन के रूप में जहाँ श्रमिक कार्य करता है नियुक्ता इस विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा कर्मचारियों को वर्कर्स को पार्टिसिपेशन दे सकता है, क्योंकि प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता देने से हमें सदैव ही संस्था को लाभ होगा, संस्था के पक्ष में ही हित रहेगा और साथ में कर्मचारी मन लगाकर संस्था के हित में कार्य करेंगे, उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा उनकी कार्यक्षमता का अनुकूलतम उपयोग संस्था के हित में होना संभव हो पाएगा। अतः एक नियोक्ता होने के नाते प्रत्येक नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को सहभागी बन देने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, ताकि उनकी कार्यक्षमता का उपयोग अधिकतम संस्था के हित में किया जा सके तथा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन लक्ष्य को अधिक निश्चितता से प्राप्त किया जा सके।